नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपनी YouTube चैनल संजय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस श्रृंखला की ये हमारी 26 क्लास है, जो कि आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाली टीचिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, इसी के साथ आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या है, देखते हैं। विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? तो ये किस सिद्धांत को? अनिरंतरता का, रैखिकता, एकरूपता और पृथकता। तो अनिरंतरता ऐसा तो कोई दोस्तों है नहीं। रैखिकता सीधा चलने वाला, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। एकरूपता ये भी नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथकता। क्योंकि दोस्तों कोई बच्चा, देखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों कोई बच्चा 9 माह में चलना सीख लेता है। कितने में? 9 माह में चलना सीख लेता है दोस्तों। 9 माह में चलना सीख लेता है दोस्तों। और कोई बच्चा कितने में सीख लेता है दोस्तों? कोई बच्चा दोस्तों 1 पॉइंट यानी कि लगभग 1.5 साल में सीखता है दोस्तों। 1.5 साल में चलना सीखता है दोस्तों। चलना सीखता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथकता। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। इसी के साथ दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, अजरसन वाला प्रश्न है। देखते हैं क्या है। कथन ए क्या है दोस्तों? कथन ए, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता यानी कि विविधता है दोस्तों। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों हमारे लिए, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता और विविधता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कथन ए बिल्कुल सही है। तर्क देख लेते हैं दोस्तों, इसका क्या है। तर्क है आर देख लेते हैं क्या है। बचपन एक सामाजिक संस्कृति संकल्पना है। सही विकल्प चुनिए। आर भी सही है दोस्तों, इसका आर भी सही है। प्रश्न नंबर 2 का आर भी सही है दोस्तों। तो ए भी सही और आर भी सही, और आर जो है दोस्तों ए की सही व्याख्या भी करता है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, और आर सही व्याख्या करता है ए की। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बी गलत, सी गलत और डी गलत। तो इसी के साथ दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है दोस्तों। प्रश्न दोबारा देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, बच्चे के संभाव्य गुण
अंतर्निहित शक्तियाँ आनुवांशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चित परिणाम है। निश्चित नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल निश्चित हो। तो दोस्तों ये तो हमारा गलत हो गया। बी देखते हैं दोस्तों क्या है। बच्चे को सामाजिक परिवेश के द्वारा पूरी तरह से ढाला जा सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, पूरी तरह से ढाला नहीं जा सकता दोस्तों। तो बी भी गलत हो गया हमारा। सी देखते हैं क्या है। बच्चे का विकास सिर्फ उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। गलत दोस्तों, और उसमें ना तो आनुवंशिकता की कोई भूमिका है और ना ही परिवेश की। नहीं दोस्तों, आनुवंशिकता और परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, भाग्य जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों सी भी गलत हो गया। आइए डी देखते हैं क्या है। बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों प्याजे से संबंधित है। देखते हैं क्या है। प्याजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। प्रश्न है दोस्तों प्याजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी गामक। बी देखते हैं दोस्तों क्या संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों औपचारिक क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, संवेदी गामक। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों पूर्व क्रियात्मक, संवेदी गामक, मूर्त क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्याजे की जो स्टेज हैं वो दोस्तों 4 हैं। इनके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एस पी सी एफ। क्या हो जाएगा दोस्तों एस पी सी एफ। एस से हो जाएगा दोस्तों, एस से क्या हो जाएगा संवेदी गामक। क्या हो जाएगा दोस्तों एस से संवेदी गामक। संवेदी गामक देख लेते हैं दोस्तों कहाँ है। पहले नंबर पर आएगा संवेदी गामक। संवेदी गामक पहले में मूर्त संक्रियात्मक है दोस्तों, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। दूसरे में संवेदी गामक, हाँ दोस्तों संवेदी गामक पहले में पहले संवेदी गामक मिल गया, जिसकी जो आयु है दोस्तों वो कितनी है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। उसके बाद दोस्तों आती है पी। पी से क्या होता है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिएगा दोस्तों, स्टेज कह लीजिए जो भी। तो पूर्व संक्रियात्मक जो है दोस्तों वो है 2 से 7 वर्ष। ये है दोस्तों इसकी अवस्था जो है वो 2 से 7 वर्ष दोस्तों। अच्छा अब आया सी। एस हो गया दोस्तों हमारा, पी हो गया, अब आया सी। सी देखते हैं। सी है मूर्त संक्रियात्मक। क्या है दोस्तों सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था क्या होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष। तो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था जो है दोस्तों वो 7 से 11 वर्ष है दोस्तों। 7 से 11 वर्ष। अब इसके बाद आया एफ मीन्स फॉर्मल दोस्तों। एफ और फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें दोस्तों इसकी क्या हो जाएगी 11 से 16 वर्ष। ये हो जाएगी इसकी अवस्था हो जाएगी दोस्तों 11 से 16 वर्ष। तो प्याजे ने जो 4 स्टेज दिए हैं दोस्तों आपके सामने हैं, इनके लिए नोट कर लेना दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सी में औपचारिक पहले आएगा नहीं दोस्तों, और पूर्व संक्रियात्मक ये भी नहीं आएगा दोस्तों, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये सेकेंड स्टेज है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक दोस्तों, औपचारिक क्रियात्मक।
तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं दोस्तों क्या। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं दोस्तों क्या। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। दोस्तों पुनः फिर पियाजे से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं। नहीं दोस्तों ये तो था, तो इसलिए हमारा ये तो गलत हो जाए, क्योंकि पियाजे बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चों को पियाजे कहते हैं दोस्तों, बच्चों को नन्हा, दोस्तों बच्चों को क्या कहते हैं, नन्हा वैज्ञानिक, क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। तो दोस्तों बुद्धिमान होते हैं बच्चे, ये तो था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का ये तो गलत हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों क्या। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। हो सकता है दोस्तों। सी देख लेते हैं। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था दोस्तों, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। डी देखते हैं। पियाजे में विकास की प्रक्रिया को सतत माना था, ये भी गलत हो गया दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर पर नियंत्रित होता है। तो दोस्तों पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, नैतिक, संबंधवाद। नहीं दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। नैतिक, उत्तर पारंपरिक नहीं दोस्तों, ये भी बाद की व्यवस्था। पारंपरिक ये भी नहीं दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन बाह्य पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर पर नियंत्रित होता है। तो दोस्तों किस पर होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। किस पर होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर पर। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रवृत्तियों और प्रतिक्रियाएं जन्मजात होती हैं। कौन सी होती हैं दोस्तों जन्मजात, देखते हैं। अनुकूलन, स्कीमा, मानसचित्र या प्रक्रियाशीलता दोस्तों नहीं, मानसचित्र भी नहीं। अब दोस्तों बी और सी में चुन लीजिएगा क्या है, अनुकूलन है या स्कीमा है। क्या दोस्तों, स्कीमा है या अनुकूलन है दोस्तों। तो अनुकूलन जैसी यहाँ पर कोई बात नहीं है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा दोस्तों। क्या हो जाएगा, स्कीमा। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कीमा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। लेब वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है। उस क्षेत्र के बीच में डैश जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। हो सकता है दोस्तों जो कि बच्चा जानता है और जो उसकी पहुंच से बहुत बाहर है। नहीं दोस्तों गलत हो गया, प्रश्न नंबर 8 का ये तो गलत हो गया। बी तो सी देखते हैं क्या है, जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। यानी जो कि बच्चा जानना चाहता है और शिक्षक के विचार से जिसका बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। नहीं दोस्तों ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर
डी और देख लेते हैं दोस्तों क्या है, जो कि बच्चा जानना चाहता है और उसके अभिभावकों के विचार से जिसका उसे ज्ञान होता है चाहे होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हुआ दोस्तों, एक ही बचा, डी सी बी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि बच्चा जानता है और उसमें जानने की सामर्थ्य है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है देखते हैं दोस्तों। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है, किस तरह व्यवहार करता है, इस तरह व्यवहार करता है, और जैसे उसके घर में बर्ताव किया जाता है, यह किसका उदाहरण है। आइए दोस्तों प्रश्न दोबारा देख लेते हैं। कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है, और जैसे उससे उसके घर में बर्ताव किया जाता है। जो बच्चे के घर में बर्ताव बच्चे के प्रति किया जाता है, उसी तरह का व्यवहार बच्चा अपने सहपाठियों से स्कूल में कर रहा है। ये किसका उदाहरण है देख लेते हैं दोस्तों। किसका है। ऑप्शन नंबर ए, संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, अवलोकन अधिगम और मानवतावादी अधिगम। मानवतावादी अधिगम। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, संरचनावाद। ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। सामाजिक संरचनावाद, ये भी नहीं दोस्तों। अवलोकन अधिगम, बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन अधिगम, क्योंकि मानवतावादी अधिगम ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यहाँ हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग है दोस्तों, तो इंग्लिश में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इंग्लिश में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग दोस्तों। तो अंग्रेजी में हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, और हिंदी में ऑप्शन नंबर सी सही दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए देखते हैं दोस्तों क्या होना चाहिए। बहुत से संसाधनों का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या होना चाहिए, बहुत से संसाधनों का प्रावधान, बिल्कुल सही बात दोस्तों। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्या है, लाचीलता, नहीं दोस्तों लाचीलता नहीं होगा, लचीला होगा यहाँ दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। क्या है, क्या होना चाहिए दोस्तों, लचीला समूहीकरण। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी सही है और दो भी सही है। लचीला समूहीकरण ये गलत है दोस्तों, तो लचीला समूहीकरण ये भी सही है दोस्तों। तीसरा देखते हैं क्या है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, नहीं दोस्तों, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं दोस्तों क्या है, छात्रों की सक्रिय सहभागिता, बिल्कुल सही है दोस्तों। छात्रों की सक्रिय सहभागिता बिल्कुल सही है। पांचवा देखते हैं दोस्तों क्या है, एक संरचित पाठ्यक्रम और योगात्मक आकलन, नहीं दोस्तों, पांचवा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन सही है 1, 2 और 4। 1, 2, 4 देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर में 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए ही सही है, बी, सी और डी गलत दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न, इसी के साथ अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, हार्वर्ड गार्डन से संबंधित है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, प्रश्न है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, बुद्धि एक संरचना है, नहीं दोस्तों, एक संरचना
नहीं है दोस्तों। क्या है? एकिक संरचना नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों क्या है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं क्या है। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत होगा दोस्तों, यहाँ वर्गीकृत किया जा सकता है। नहीं दोस्तों, 3 में नहीं दोस्तों। 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई, बहुबुद्धि बताई है दोस्तों इन्होंने। अब तो और भी ज़्यादा कर दी हैं, इन्होंने खोज कर ली है दोस्तों, लेकिन 7 प्रकार की तो एज पर NCERT मानती है दोस्तों। तो 3 प्रकार में नहीं समाहित हो सकती दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। बिल्कुल सही दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या है। किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए के होगी दोस्तों, यहाँ के कर लीजिएगा, के लिए किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या डैश करना चाहिए दोस्तों। क्या है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए या करनी चाहिए। बिल्कुल गलत दोस्तों, हमें किसी भी विद्यार्थी की तुलना नहीं करनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। प्रत्येक वाक्य में कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तब सी डी और देख लेते हैं, शायद इससे अच्छा प्रश्न हो, उत्तर हो हमारे पास प्रश्न का। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना प्रश्न नहीं दोस्तों, ये भी दोनों नहीं देने चाहिए दोस्तों। क्या होगा? प्रश्न देने होगी दोस्तों, यहाँ पर देने चाहिए दोस्तों। तो सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या है। बच्चों की स्मरण शक्ति लो पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखना चाहिए। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, NEP से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? क्या प्रस्तावित करती है दोस्तों? योगात्मक आकलन, यंत्रबद्ध याद करने की कौशल का आकलन। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पेपर पेंसिल परीक्षा आधारित श्रेणियों में बांटना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। अब ए और डी बचा दोस्तों। योगात्मक आकलन और स्वतः आकलन और समूह आकलन का समावेश। बिल्कुल सही दोस्तों, डी सही है दोस्तों। ए योगात्मक नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतः आकलन और समूह आकलन का समावेश दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। विभिन्न भाषी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों। विभिन्न भाषी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखते हैं दोस्तों क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करें तब उन्हें हतोत्साहित करना गलत है दोस्तों। क्या करना चाहिए? हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित। क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रोत्साहित करना चाहिए। मान ली तो ये तो हमारा गलत हो गया। अब 14 का दोस्तों बी देखते हैं क्या है। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना
जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। सही लग रहा है दोस्तों, तब भी सी डी और देख लेते हैं क्या है। विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थी जो हाशिए पर समुदाय से आते हैं को घर पर ट्यूशन। नहीं दोस्तों, ट्यूशन क्यों, फिर स्कूल में क्या होगा, स्कूल में क्या करेंगे हम, तो डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहते हैं, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी। दोस्तों क्या है प्रश्न, दोबारा देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी, देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं क्या है। लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को और प्रोत्साहित करके। नहीं दोस्तों, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। फिर लचीलापन कहाँ हुआ दोस्तों, ये तो स्ट्रॉन्ग हुआ इससे रूढ़िवादिता जो है दोस्तों। बी देख लेते हैं क्या है। लड़कों व लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर जिससे कि वह आनुवंशिक रूप से तैयार हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। एक साथ पढ़ाना है हमारे लिए दोस्तों, क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है NEP दोस्तों, समावेशी शिक्षा दोस्तों। अब सी देखते हैं क्या, जेंडर उपयुक्त अपेक्षाएं रखकर लड़कियों भाषा में अच्छा करेंगी व लड़के भाषा में गणित में होता दोस्तों। यहाँ भाषा के लड़के गणित में होता दोस्तों, यहाँ क्या होता गणित में दोस्तों। तो इसीलिए सी भी गलत हो गया। डी देखते हैं क्या है, व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करें। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके रूढ़िवादिता में लचीलेपन को बढ़ावा दे सकती हैं अध्यापिका दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। आज के प्रश्न थोड़े बड़े हैं दोस्तों, लेंथी प्रश्न है, पढ़ने में कुछ समय लग रहा है। प्रश्न नंबर 16 है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा होगी दोस्तों। यहाँ शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं दोस्तों। अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। इनमें असफलता का डर नहीं होगा दोस्तों, डर होगा। क्या होगा, डर पैदा करना चाहिए ताकि ये दबाव व तनाव में काम करें। नहीं दोस्तों, हमें डर या दबाव बिल्कुल नहीं बनाना है, बच्चे को स्वतंत्र रखना है दोस्तों। तो ये तो गलत हो गया। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही। तभी सी डी और देख लेते हैं, शायद इससे अच्छा हो। इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि ये दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक प्रभाव ना डाल पाए। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए एजुकेशन फॉर ऑल का कॉन्सेप्ट अपनाना है दोस्तों, एक छत के नीचे सभी को शिक्षा। तो दोस्तों सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट यूनिक है, प्रत्येक विद्यार्थी लायक है हमारा। तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों बी ही है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर बी है। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए दोस्तों। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17।
अजरसन वाला प्रश्न है दोस्तों। देखते हैं क्या है। कथन ए, कथन क्या है ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है दोस्तों। प्रश्न दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। कथन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए तो सही है दोस्तों। 17 का ए सही है दोस्तों। आर देख लेते हैं क्या है दोस्तों। आर तर्क क्या है इसका। समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं, दृष्टिबाधित हैं या श्रवण बाधित हैं दोस्तों, या जिन्हें विकार है, यानी कि जिन्हें कोई विकार है, वही बच्चों को लाभ मिलेगा इससे दोस्तों। नहीं तो ये तो गलत हो जाएगा, आर तो गलत हो जाएगा। और ना ही दोस्तों एक ही ये सही व्याख्या करता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। नहीं दोस्तों, ए तो गलत हो गया दोस्तों, दोनों सही है ही नहीं हमारे। बी देखते हैं, ए और आर दोनों सही है। नहीं दोस्तों, दोनों सही नहीं है हमारा, आर गलत है और ए सही है दोस्तों। तो बी भी गलत हो गया और ए भी गलत हो गया। सी देखते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी देखते हैं, ए और आर दोनों गलत है। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाए क्योंकि हमारा ए तो सही है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। इसी के साथ अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 18, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए, किस विद्यार्थी के लिए, उस विद्यार्थी के लिए, कैसा है वो विद्यार्थी, जो दृष्टिबाधित है, के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए। देखते हैं दोस्तों क्या करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है, बहुत से सूक्ष्म मुद्रण संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सूक्ष्म यानी कि छोटे, जिस बच्चे को देखने में ही परेशानी है उसके लिए आप और छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे तो बच्चा तो और ज़्यादा परेशान होगा दोस्तों। तो इसका मतलब ए तो हमारा गलत हो गया दोस्तों। बी देखते हैं क्या है। मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिलें। बिल्कुल सही दोस्तों, मौखिक संकेतों का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करें ताकि बच्चा अपने सेंस का यूज कर सके, कल्पना करने के अवसर मिले। बिल्कुल दोस्तों, बी सही है। 18 का बी सही है दोस्तों, लेकिन तब भी सी और डी और देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बहुत से दृश्य प्रदर्शन देने चाहिए। नहीं दोस्तों, जिसे देखने में परेशानी है उसके लिए देखने की ही चीज़ क्यों दी जाएगी दोस्तों। तो सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर बहुत कार्य करना चाहिए। नहीं दोस्तों, बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है तो ब्लैक बोर्ड पे अगर आप कार्य कर रहे हैं तो बच्चा देख कर ही तो कार्य करेगा और देखने में उसे ऑलरेडी परेशानी है दोस्तों। तो हमारा डी भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है, क्या है दोस्तों, अधिगम विकार है, डैश के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं। सख्त पाठचर्या का पालन करना। नहीं दोस्तों, सख्त तो हो ही नहीं सकती दोस्तों, सख्त हो ही नहीं सकती। ऑप्शन नंबर बी, लचीला, कैसा होना चाहिए, लचीला पाठचर्या होनी चाहिए दोस्तों हमारी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, तब भी सी डी और देख लेते हैं। मानकीकृत आकलन निश्चित करना। नहीं दोस्तों, मानकीकृत हमें नहीं करना है दोस्तों। डी देख लेते हैं, डी देख लेते हैं दोस्तों क्या है।
ऑप्शन नंबर डी देखते हैं दोस्तों, त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता रखना। नहीं दोस्तों, डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। दोस्तों अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसे की जा सकती है। ऑप्शन है दोस्तों, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, किसी बाहरी प्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता। नहीं दोस्तों, अक्षमता नहीं होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए दोस्तों। तो दूसरा गलत हो गया दोस्तों। तीसरा देखते हैं क्या है, मौलिक सोच द्वारा, बिल्कुल सही है दोस्तों, मौलिक सोच द्वारा दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है, तीसरा सही हो गया। चौथा देख लेते हैं, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा, बिल्कुल सही दोस्तों, चौथा भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों क्या है, 1 2, पहला तो गलत हो गया दोस्तों। बी देखते हैं 3 4, ये भी गलत हो गया। अगेन सी देखते हैं दोस्तों, 1 सही है दोस्तों, 3 भी सही है दोस्तों, और 4। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो गया। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया दोस्तों, सी सही हो गया दोस्तों, क्योंकि दूसरा गलत है तो डी भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का। दोस्तों ये अंतिम प्रश्न था। आज 20 प्रश्न थे। 20 प्रश्नों में आपके सही कितने आए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इन 20 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ दोस्तों अंत में आप लोगों से कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों इसी के साथ सभी लोगों को नमस्कार, थैंक यू।